हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू साइंस विद सिमरन। तो आज हम अपने न्यू चैप्टर के साथ आ चुके हैं और हमारा आज का चैप्टर है क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 परमाणु और अणु। ठीक है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम समझने वाले हैं कि क्या है इस चैप्टर के बारे में, परमाणु और अणु के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे जो परमाणु हैं, अणु हैं, इनकी खोज हुई थी और परमाणु और अणु होता क्या है। आप इन शब्दों से परिचित हो या ना हो, लेकिन इस लेक्चर को देखने के बाद आप ज़रूर इनके बारे में बहुत ही डिटेल में जान जाओगे। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं परमाणु होता क्या है, अणु क्या होता है और साथ ही में तत्व क्या होते हैं, कण किसको बोलते हैं। ये आज अब बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होने वाला है आपको। सो बने रहिएगा इस लेक्चर में और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना। ठीक है, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आने वाला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि हम इस लेक्चर में पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक संयोजन के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु अणु एवं उनके गुणधर्म, मतलब ये परमाणु और अणु होता क्या है, फिर आयन क्या होता है, विभिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, मोल संकल्पना क्या होती है, मोल शब्द का मतलब क्या होता है, ये सब कुछ टॉपिक आप इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं और अच्छे से। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इस टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर सकोगे। सो चलिए आपका पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कौन सा है? रासायनिक संयोजन के नियम। अब रासायनिक मतलब तो समझ में, ये शॉर्ट में लिखा है, आपको इसको रसा मत पढ़ना प्लीज। ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है रासायनिक। ठीक है, अब जो रासायनिक लिखते हो उसका शब्द का शॉर्ट फॉर्म है रासा या फिर रासायनिक। अब मैंने देखा यहाँ पे डॉट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि रासायनिक संयोजन के नियम। अब ये होता क्या है? रासायनिक मतलब तो होता है कोई भी आपके पास पदार्थ है या फिर केमिकल, जो भी रासायनिक है वो रसायन। रसायन शब्द का मतलब ही क्या होता है? केमिकल। ठीक है, तो एक ऐसा केमिकल मतलब कोई ऐसे पदार्थ जिसके संयोजन। अब संयोजन शब्द का मतलब क्या होता है? जुड़ना। ठीक है, अगर बहुत सारे पदार्थ जुड़ जा रहे हैं तो उसका जो नियम होगा क्या, जो बहुत सारे रसायन जुड़ रहे हैं उसका जो नियम है, उस नियम को हम बोलेंगे रासायनिक संयोजन का नियम। चलो एक बार इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि किन्हीं दो या उससे अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। इन सिद्धांतों को रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। मतलब क्या बोला गया है कि जब भी दो या दो से अधिक क्या हो पदार्थ जो कि रसायन है, उनके बीच क्या हो? रासायनिक अभिक्रिया हो। अब ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया मतलब हमने कुछ चीज ली और उससे कुछ नई चीज बना दी। फॉर एग्जाम्पल, आप चीनी और पानी को मिक्स कर दोगे तो आप क्या बना दोगे? शरबत या फिर उसका चीनी का विलन बना दोगे। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कि आपने क्या किया? रासायनिक अभिक्रिया की। आपने क्या लिया? पहले कच्चे पदार्थ लिए, कौन कौन से? चीनी और पानी ली थी। उसके बाद आपने क्या किया? उससे क्या बना दिया? शरबत बना दिया। तो ये क्या हो जाएगा? आपने क्या किया? रासायनिक अभिक्रिया कर दी। तो इसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो अब ये इसमें लिखा हुआ है कि किन्हीं दो पदार्थों या उससे अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया के कुछ सिद्धांत पर आधारित होती है। इन सिद्धांत को रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। मतलब ऐसे नियम जो रासायनिक अभिक्रिया पर आधारित हो। ठीक है, आप कुछ चीज लोगे, उससे कुछ नई चीज बना दोगे। अगर ये सब जो अभिक्रिया कर रहे हो, इनके नियम को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक संयोजन। क्योंकि संयोजन हुआ है, संयोजन मतलब जुड़ना। ठीक है, आपने कोई चीज जोड़ी हुई है, जोड़ी अब कैसे जोड़ी है? लाइक मान लीजिए आपने चीनी और पानी लिया था तो उसको मिला दिया मतलब जोड़ दिया। अब इस चीनी और पानी को क्या कर दिया आपने? मिक्स कर दिया पानी में। तो ये क्या हो जाएगा? आपने रासायनिक अभिक्रिया की। अब इसी के नियम को हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? किसके अंदर पढ़ते हैं? रासायनिक संयोजन के नियम। मतलब आप जितनी भी अभिक्रिया करोगे उन सब के लिए रासायनिक संयोजन का नियम लागू पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि रासायनिक संयोजन के नियम। अब ये नियम होते क्या हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गेल ल्यूसेक का नियम। तो अब ये जो ये वाला टॉपिक है, गुणित अनुपात का नियम, गेल ल्यूसेक का नियम, ये आप हाई क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख कर रखा है हाई क्लास में आप पढ़ने वाले हो, मतलब इसे आप उच्च कक्षाओं में पढ़ोगे। अभी 9th क्लास के लिए आप सिर्फ इतना पढ़ोगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है और स्थिर अनुपात का नियम होता है क्या होता है। चलो अब मैं थोड़ा आपको रिकैप करवा दूं, मतलब थोड़ा रिमाइंड दिलवा दूं कि हमने लास्ट चैप्टर में, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं,
उस चैप्टर में हमने लास्ट में ये टॉपिक पढ़े थे। अगर आपको शायद याद आ रहा है, अगर आपने उसे लिखा मतलब अच्छे से याद किया हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ मैम हमें पहले से ही याद था, ठीक है। तो मतलब सही रहेगा कि आपको याद है ये टॉपिक। अगर नहीं याद है तो कृपया करके उसे पहले याद कीजिए, उसके बाद इस चैप्टर पे आइए, क्योंकि अगर पीछे का कवर होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है और स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। तो हमने स्टार्टिंग में इसका चैप्टर नंबर 2 में लास्ट में हमने देख लिया था कि ये होता क्या है, जैसे इसका जो छोटे मोटी बात थी इसकी ऊपर ऊपर की वो हमने सीख ली थी, ठीक है। अब इसमें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता क्या है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए लिखा हुआ है कि इस नियम के अनुसार द्रव्यमान का उदय या विनाश संभव नहीं है। मतलब हम ना ही तो द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसे बना सकते हैं। याद रखना, ये नियम हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? रासायनिक संयोजन के अंतर्गत। और रासायनिक संयोजन क्या होता है? मतलब दो रसायनों का जुड़ना। अब दो रसायन जब भी जुड़ेंगे, कोई दो पदार्थ जब भी जुड़ेंगे तो क्या होगी? अभिक्रिया होगी। जैसे चीनी और पानी को मिला देवे तो क्या होगा? मिला देवे तो अभिक्रिया हो जाएगी, मतलब क्या बन जाएगा हमारे पास? चीनी का विलयन बन जाएगा, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं रासायनिक संयोजन हुआ है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। अब इसके हमने प्रकार देखे, अपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, और ये दोनों तो आपके सिलेबस में अभी नहीं है, इसे आप हाई क्लास में पढ़िएगा, ठीक है। तो अभी आपके सिलेबस में जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, इसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम होता है कि द्रव्यमान मतलब क्या होता है? वजन होता है, ठीक है। और संरक्षण मतलब होता है बचाव। यहाँ पर इसमें कोई भी चेंज ना होना। संरक्षण मतलब होता है नो चेंज, ठीक है। संरक्षण का मतलब होगा नो चेंज, मतलब कोई भी बदलाव नहीं। जैसे कि आपने द्रव्यमान लिया तो और अपने रासायनिक अभिक्रिया की, तो इसका द्रव्यमान ना ही तो उत्पन्न होगा, मतलब ना ही तो नया कोई द्रव्यमान बनेगा, ना ही इसका विनाश होगा। मतलब जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के साथ बताऊं आपको, दैनिक जीवन का अगर कोई एग्जांपल बताऊं तो बोल सकते हैं कि अगर आप चीनी और पानी का घोल लोगे, चीनी को पानी में अगर घोल दोगे तो क्या होगा? क्या चीनी का अगर आपने घोल दिया तो क्या चीनी का द्रव्यमान कम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, चीनी उसमें पूरी घुल जाएगी। अगर मैं बोलूँ कि चीनी का द्रव्यमान तो बढ़ गया, मतलब चीनी इसमें जाते ही क्या हो गई? बढ़ गई, ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या पानी का द्रव्यमान बढ़ा, मतलब पानी का वजन बढ़ा? बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। क्या चीनी का वजन बढ़ा? नहीं बढ़ा। क्या चीनी का वजन घट गया? नहीं घटा। क्या पानी का द्रव्यमान घट गया? बिल्कुल भी नहीं घटा। तो ऐसा होता है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ना ही तो द्रव्यमान का विनाश होता है, मतलब द्रव्यमान ना ही नष्ट होगा और ना ही उत्पन्न होगा, ठीक है। मतलब क्या बोलना चाह रहा है? वजन ना ही तो बढ़ता है ना ही घटता है। किसके दौरान? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। मतलब जब भी हम रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो कोई भी चीज का ना ही तो कोई चीज बढ़ेगी ना ही कोई चीज घटेगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? उसका एक अवस्था में से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बोला गया है नेक्स्ट वाले लाइन में कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों के द्रव्यमान का जोड़ उस अभिक्रिया के उत्पादों के द्रव्यमान के जोड़ के बराबर होगा। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे कि हमने चीनी और पानी जब लिया था, तो चीनी और पानी का जो स्टार्टिंग में वजन था, मान लीजिए हमने 5 ग्राम चीनी ली, 5 ग्राम और 10 ग्राम हमने पानी लिया है। अब इस 5 ग्राम पानी को चीनी को हमने 10 ग्राम पानी में घोल दिया, तो जो शरबत हमारे पास बनकर आएगा वो कितना होगा? मतलब इन टोटल, इनका टोटल कितना था? चीनी और पानी का 15 ग्राम हो गया, तो जो शरबत का वजन होगा वो भी क्या होगा? 15 ग्राम। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो हमने पहले द्रव्यमान लिया था 15 ग्राम, वही हमको बाद में जो प्रोडक्ट हमारे पास बनकर रेडी हुआ है, मतलब शरबत जो बनकर रेडी हुआ है, उसका वजन कितना होगा? 15 ग्राम ही होगा, ठीक है। ना ही उससे कम होगा ना ही ज़्यादा होगा, 15 का 15 ही रहेगा। मतलब रासायनिक संयोजन का नियम बोलता है कि ना ही तो द्रव्यमान का नष्ट होता है ना ही द्रव्यमान उत्पन्न होता है, ठीक है। समझ गए इतना? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्लियर है? हाँ या ना कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा नहीं क्लियर हुआ। अगर हो गया है तो प्लीज़ बताइएगा कि हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्थिर अनुपात के नियम। एक बार और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्लियर कर देते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है कि जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट जिसको हमने बनाने के लिए लिया था उस प्रोडक्ट के बराबर उसका द्रव्यमान होगा। लाइक हमने मान लीजिए चीनी और पानी को लिया, चीनी मान लीजिए हमने 50 ग्राम ली और पानी हमने ले लिया 100 ग्राम, ठीक है।
तो इनका द्रव्यमान कितना हो जाएगा टोटल 150 मतलब 150 ग्राम हो जाएगा। अब जो शरबत हमारे पास बनेगा उसका वजन भी कितना होगा 150 ग्राम होगा। मतलब जो हमने पहले लिया था और जो हमारे पास बाद में बनकर आया है उन दोनों का द्रव्यमान समान होगा। ये मतलब हमने रासायनिक अभिक्रिया की, चीनी और पानी को मिलाकर जो शरबत बनाया है उसे हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कर दी। ठीक है, अब इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना ही तो वजन बढ़ा है ना ही वजन घटा है, तो इसी को हम बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब द्रव्यमान मतलब जो वजन है, जो मास है या फिर द्रव्यमान वजन जो है वो अभी पूरी अभिक्रिया के दौरान स्थिर रहता है, मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। द्रव्यमान जैसा पहला था वैसे ही बाद में भी रहेगा, जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। कोई भी ना ही तो उसमें एक्स्ट्रा वजन उसका बढ़ जाएगा ना ही वो घट जाएगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब हम आते हैं स्थिर अनुपात के ऊपर। तो इस नियम को आप ध्यान से समझना क्योंकि ये बच्चे को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, तो इसे इजी में समझते हैं। चलो, स्थिर अनुपात का नियम क्या बोलता है कि इस नियमानुसार कोई शुद्ध पदार्थ रासायनिक यौगिक सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होगा जिनसे वह मिलकर निर्मित हुआ है। इन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होता है, फिर चाहे वह यौगिक किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया है अथवा निर्माण किसी भी पद्धति द्वारा किया गया हो। सिंपल सी बात है, क्या बोल रहा है यहाँ पर कि जब भी हम कोई तत्व या फिर कोई यौगिक लेंगे, जैसे कि हमने लिया हुआ है यहाँ पर 18 ग्राम हाइड्रोजन मतलब H2O लिया हुआ है और इसमें क्या होगा 16 ग्राम ऑक्सीजन होगी। प्लीज़ इसको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको चैप्टर नंबर 2 से समझिएगा, वहाँ पर भी मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है कि ये स्थिर अनुपात का नियम क्या है। हम दोबारा से एक से एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर यहाँ पर आपको ना समझ में आए तो वो वाली वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बोला गया है कि 18 ग्राम अगर हम पानी लेवें तो उसमें 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा। अब ये 16 ग्राम ऑक्सीजन कहाँ से आया, चलिए इसे बताते हैं। जब भी आप 18 ग्राम पानी आप लोगे तो क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ना इसका वजन कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का वजन कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, एक ऑक्सीजन का वजन कितना होगा 16, एक हाइड्रोजन का वजन कितना होगा 1 होता है। तो हाइड्रोजन का वजन कितना है 1, ऑक्सीजन का वजन कितना है 16। ये इसका असली द्रव्यमान है। हम बोलते हैं ना वायु मतलब जो हवा है उसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, तो एक ऑक्सीजन का वजन कितना 16। ठीक है, 16 और एक हाइड्रोजन का वजन कितना 1। तो यहाँ पर हमको बोला गया है 18 ग्राम हाइड्रोजन। अब 18 ग्राम हाइड्रोजन बोली गई है, तो अगर हम हाइड्रोजन में H2O ये देखें H2O, तो H2O से क्या हमको पता चल रहा है कि 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 2 होता है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16 होता है। तो अगर मैं 2 और 16 को डिवाइड कर दूं तो 2 एकम 2 और 2 8 जा 16, मतलब क्या हो जाएगा, अनुपात कितना आ जाएगा 1:8 आ जाएगा। ठीक है, 1:8 आ जाएगा। अब ऐसा बोलता है स्थिर अनुपात का नियम ऐसा बोलता है कि ये जो यौगिक था हमारे पास पानी H2O, इसका जो अनुपात है वो हमेशा और हमेशा कितना रहेगा 1:8, मतलब 1:8 ही रहेगा, चाहे आप इसको कितना भी ग्राम ले लो। मतलब ऐसा बोलना चाह रहा है कि जो पानी होता है H2O या फिर कोई भी यौगिक आप ले लो, आप कोई सा भी यौगिक उठाकर ले लो, NaOH ले लो। ठीक है, ये सब क्या होते हैं यौगिक होते हैं, NaOH, इसके बाद C6H12O6, मतलब ग्लूकोज का ये जो सूत्र होता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का है। ये सब एक यौगिकों के नाम है, केमिकल्स के नाम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्थिर अनुपात का नियम ऐसा बताता है कि आप जो पानी होता है ना, पानी आप जो पीते हो उसका जो अनुपात होता है वो हमेशा 1:8 होता है। स्थिर अनुपात का नियम ऐसा बोलता है। और सिर्फ ये हाइड्रोजन ये जो पानी है उसके लिए ही नहीं बता रहा, ये हर एक तत्व को हर एक तत्व को वर्णित करता है कि जितने भी हाइड्रोजन ये जो पानी होता है उसका जो अनुपात होता है वो फिक्स होता है। जैसे कि अभी हमने निकाला पानी का अनुपात कितना आया 1:8, 1:8। तो ये जो अनुपात है वो फिक्स रहेगा, चाहे आप कहीं से भी पानी ले लो, आप नदी का पानी ले लो, नल का पानी ले लो, फिल्टर का पानी ले लो। ठीक है, कहीं से भी आप पानी लोगे तो ये जो पानी का जो अनुपात है वो आपको हमेशा कितना मिलेगा 1:8। अब देखो यहाँ पर मान लीजिए 18 ग्राम पहले पानी लिया था, तब इसका अनुपात कितना आया 1:8 आया। ठीक है, फिर उसके बाद 36 ग्राम पानी लिया है, 36 ग्राम का भी अनुपात कितना आया 1:8 आया। अब बोलोगे 36 वाला लिया था तो इसका कैसे आया, देखो 36 ग्राम हमने पानी लिया है तो 36 ग्राम पानी में हाइड्रोजन कितने हैं
2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं और ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ठीक है। अब अगर 36 ग्राम H2O है तो 32 ग्राम इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा और 4 ग्राम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसका हम अनुपात निकालेंगे 32:4 करेंगे, मतलब 4 अनुपात में 32 कर दिया तो 4 एकम 4 और 4 अट्ठे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, मतलब 1 अनुपात में 8 इसका आंसर आ जाएगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है कि ये 32 ग्राम ऑक्सीजन कैसे होगा तो चलिए इसे समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 18 ग्राम पानी है और ये 16 ग्राम इसमें ऑक्सीजन कैसे निकाला मैंने। आप बोल सकते हो कि 18 ग्राम है तो 17 ग्राम भी तो ऑक्सीजन हो सकता था ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखो 16 ग्राम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो मास है, ऑक्सीजन का जो वजन है वो फिक्स रहेगा, ठीक है। ऑक्सीजन का जितना भी द्रव्यमान होता है वो 16 होगा और ये पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में लागू होता है कि एक ऑक्सीजन का वजन कितना होता है, 16। आप इसे कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी आप सब्जेक्ट में इसे चेंज नहीं करोगे, चाहे कोई भी कहे कि नहीं ऑक्सीजन का वजन तो इतना नहीं होता, नहीं, आप बोलोगे कि ऑक्सीजन का वजन 16 ही होता है। कितना होता है एक ऑक्सीजन का वजन, 16, ठीक है। तो H2O में क्या हो रहा है कि ये जो ऑक्सीजन है इसका वजन कितना हो गया, 16, और एक हाइड्रोजन का वजन कितना हो गया, 1 हो गया, 1 ग्राम, और ऑक्सीजन का 16 ग्राम। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सिंपल है। तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 1 ही है, तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो हम इसे 16 ही रहने देंगे। मतलब अब यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन, मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन है। तो अगर हम 2 और 16 को ऐड कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 18 जो आया है इसमें क्या होगा, कि 18 ग्राम H2O में यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, मतलब एक H2O का द्रव्यमान कितना हुआ, 18, ठीक है। एक H2O का द्रव्यमान, वापस बोलो एक बार, कितना कितना हुआ, 18 हुआ। एक H2O मतलब एक पानी का अगर हम अणु लें, अब ये अणु क्या होता है, तत्व क्या होता है, परमाणु क्या होता है, ये सब हम इसी चैप्टर में सीखने वाले हैं। सो थोड़ा धीरज बनाए रखिए, हम सब कुछ धीरे धीरे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो एक पानी है इसका द्रव्यमान कितना होगा, 18 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब ये 18 हो गया है तो एक का तो 18 हो गया, तो हम बोल सकते हैं क्या, अगर ये एक 18 का कितना है, एक H2O, तो 36 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। समझ में आया कि नहीं, देखो दोबारा बताती हूँ। हमने सीखा कि एक H2O का वजन कितना होता है, 18, ठीक है। तो 2 H2O का कितना होगा, देखो एक H2O का है 18, तो 2 का कितना होगा हमको नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, एक का अगर 18 है, 2 का कितना हो जाएगा, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 को 18 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 36, और जो सामने वाला नंबर है ये एक, इसको 36 से डिवाइड, मतलब 1 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आया कैसे किया, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। अगर हमारे पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एक पानी का कितना वजन है, 18, तो मैं पूछ रही हूँ कि 2 का कितना होगा, तो 2 का वजन कितना हो जाएगा, इसके लिए मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया, मुझे नहीं पता, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है, ये पूरा लिखा हुआ है, इसमें मैं क्या कर दूंगी कि 2 को 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, मतलब एक नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले जो लास्ट का नंबर है 18, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, गुणा कर दूंगी, ठीक है। तो 18 दूनी कितना होता है, 36, तो ये हमारे पास 36 आंसर आया। और ये जो सामने वाला नंबर है एक, 18 के जो सामने वाला नंबर है एक, इसको मैं क्या कर दूंगी, जो हमारा इसको मल्टीप्लाई करने पर आंसर आया है इसको इससे डिवाइड कर दूंगी, तो ये 1 से मेरा भाग हो गया, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, अगर मैं 1 को 36 से डिवाइड करूंगी तो आंसर सिंपल है, कितना आएगा, 36 ही आएगा, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन का वजन हमारे पास आ गया कितना, 36। तो अगर मैं बोलूँ कि 1 का होता है 18, तो 2 का कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। तो 2 का अगर 36 है तो मैं बोल सकती हूँ क्या कि 36 ग्राम H2O में कितना ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन, कैसे, क्योंकि
हमारे पास अभी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर 36 लिखा हुआ है और 36 के लिए कितने H2O चाहिए थे, 2 चाहिए थे ना। अभी हमने एक्सप्लेन किया कि 36 ग्राम के लिए कितने H2O चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है। तो 36 ग्राम H2O के लिए 2 चाहिए, तो 2 H2O में आप देख सकते हो सिंपली 2 H2O हैं। तो यहाँ पर अगर मैं काउंट करूँ तो हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ठीक है। और इसको मैं बता दूं क्या होता है ये, कि जब भी सामने वाला जो नंबर होगा और जो नीचे, जैसे कि H के नीचे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो ये पर्सनली ये खुद का H का 2 है, लेकिन ये जो बाहर लिखा हुआ है सबसे सबसे बाहर H2O पूरा मॉलिक्यूल इतना हो गया, और इस सबके बाहर क्या लिखा हुआ है, 2। तो ये जो H2 के पास नीचे 2 है, ये तो इसके कदमों में ही है, H के कदमों में 2 है ना, तो ये इसका खुद का 2 है। लेकिन ये जो बाहर वाला 2 है सबसे बड़ा, ये हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है, ठीक है, समझ गए। अब क्या होगा कि जब मैं ऐसा लिखती हूँ 2H2O, तो क्या होता है, ये वाला 2 H के कदमों में है, ठीक है। तो ये वाला पर्सनली इसका होगा, ये वाला 2 है वो हाइड्रोजन का ही होगा, लेकिन ये वाला जो 2 है वो इसका भी होगा और इसका भी होगा, मतलब ऑक्सीजन का भी होगा और हाइड्रोजन का भी होगा। तो इसलिए हम इसको कैसे काउंट करेंगे, कैसे गिनेंगे, ऐसे गिनेंगे, देखो 2H2O मतलब 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। अब ये 4 हाइड्रोजन कैसे हुए, क्योंकि 2, देखो 2 इसका भी है और 2 इसका भी है, और 2 ये हो गया और 2 उसके पास ऑलरेडी थे, 2 तो पहले से ही है, मतलब कितने हो गए, 4, ठीक है। तो ये इसके पास हाइड्रोजन कितने हो गए, इसमें 4 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन हो जाएंगे 2, क्योंकि 2 तो है ना, सामने वाला इसके 2 है, तो 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। अब मैंने आपको बताया था एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, और एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, ठीक है। एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है, और एक हाइड्रोजन का वजन कितना होता है, 1 होता है। अगर एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 है तो दो ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कितना है, 2 है ना, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है, इतना समझे। अब उसके बाद 4 हाइड्रोजन थे, तो एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 4, तो 4 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 4 ही होगा ना, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 4 है। अगर एक चॉकलेट 4 रुपए की आती है, तो 4 चॉकलेट कितने की आएंगी, सिंपल है, कितने की आएंगी, 16 रुपए की आएंगी। बट यहाँ पर हमको हाइड्रोजन काउंट करना है, तो इसका वजन कितना होता है, कट 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 कट, हाइड्रोजन वाला टॉपिक कट। ठीक है, और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन तो कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन का वजन कितना हो जाएगा, 4 ग्राम, ठीक है। एक का कितना होता है, 1, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर एक चॉकलेट 1 रुपए की आती है, तो 4 चॉकलेट कितने की आएंगी, 4 रुपए की आएंगी। वैसे ही वो ही वाला ज्ञान यहाँ पर लगाना है कि अगर एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 ग्राम हो जाएगा। वैसे ही अगर एक ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन कितने का आता है, 16 ग्राम, मतलब 16 ग्राम है ऑक्सीजन का वजन, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, ठीक है। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएगा 2 ऑक्सीजन का वजन, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 36 ग्राम H2O, 36 ग्राम मतलब 18 के लिए कितना होता है, 1 होता है, 36 के लिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा H2O। अब 2 H2O में 32 ग्राम तो हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, 4 ग्राम हाइड्रोजन हो गया। अगर इस टॉपिक में कुछ भी डाउट है, अभी भी ये जो स्थिर अनुपात वाला नियम है, इसमें अगर कुछ डाउट है, सिंपल है, स्थिर अनुपात वाला क्या बोलता है कि आप हाइड्रोजन को कितना भी ग्राम ले लो, 18 ग्राम लो, 36 ग्राम लो, 100 ग्राम लो, 1000 ग्राम लो, हमेशा और हमेशा एंड में कितना उसका अनुपात आएगा, 1:8। इसका अनुपात हमेशा फिक्स रहेगा, कोई भी कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप यहाँ पर 18 ग्राम H2O लो, 36 ग्राम H2O लो, 1000 ग्राम H2O लो, 100 ग्राम H2O लो, ठीक है। हमेशा और हमेशा इसका अनुपात कितना होगा, 1:8, 1:8, ठीक है। तो आज हमने सीखा है कि द्रव्यमान संरक्षण, रासायनिक संयोजन के नियम क्या होते हैं, और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखने वाले हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, मतलब इसके, और फिर इसके आगे हम सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाले हैं इस चैप्टर का जो नाम है परमाणु एवं अणु, उसमें हम समझने वाले हैं परमाणु क्या होगा,
ठीक है। परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होगी, सब एकदम ईजी भाषा में समझने वाले हैं। फिर भी अगर आपको द्रव्यमान संरक्षण के नियम में और खास करके स्थिर अनुपात के नियम में अगर छोटा सा भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।